हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि एक बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म के सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिले। एक बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म में क्या होता है, जबरदस्त इमोशंस का सैलाब आपको देखने को मिलता है। और वही चीज आपने देखी, श्रुतिका और चुम इमोशंस की सैलाब की सुनामी लेकर के आ रहे थे। इस सुनामी के साथ साथ वो भर भर के ऑडिशन भी दे रहे थे कि इस सीजन की मंजुलिका कौन है। और जैसे कि आप जानते हैं कि भूल भुलैया में अब मंजुलिका की जुड़वा बहन अंजुलिका भी आ चुकी है, तो कल अंजुलिका मंजुलिका दोनों ही आपको देखने को मिली। और जैसा कि बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों का जो क्लाइमैक्स होता है उसमें जबरदस्त एक्शन आपको देखने को मिलता है, तो कल रात के एपिसोड के क्लाइमैक्स में आपने देखा जबरदस्त एक्शन। वो बग्गा जो कि अलग ही फॉल्स नैरेटिव बना रहा था, उसकी तो कह कह करके ली है करणवीर मेहरा ने। करणवीर मेहरा मतलब जिस तरह से कल धो रहा था इसको बग्गा को, वो जो वासीपुर पिक्चर का एक सीन है ना कि इलाका धुआं धुआं कर देंगे, वो तो है ही सही। साथ ही साथ एक जो मनोज वाजपेयी का एपिक डायलॉग है कि मारेंगे नहीं साले की कह के लेंगे, तो क्या कह के लिए, और वो भी फैक्ट बेस्ड बातों के ऊपर। करणवीर मेहरा जब रोस्ट की शुरुआत करता तो बोलता बग्गा जी चलो फैक्चुअल बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी बातें जब करण कर रहा था तो उसकी पीठ पर एक बेताल रूपी ईडन गार्डन का रोज बैठा हुआ था। ये वही ईडन गार्डन का रोज है जिसने कि मुद्दा बनाया था कि बग्गा जी के ऊपर बिलो द बेल्ट वाली टिप्पणियां करी हैं पर्सनल। तो कैसे एक तीर से कई सारे शिकार करे हैं करणवीर मेहरा ने, ये तो आपने देख ही लिया। और जैसा कि हम बॉलीवुड फिल्मों का रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं, तो बॉलीवुड फिल्में जो हैं उनमें आइटम डांस जो है वो जबरदस्ती ठूसे जाते हैं। उसी तरह बिग बॉस ने भी अपने घर के अंदर जबरदस्ती में सस्ती हीरा मंडी की 3 छपरी बार बालाएं बुला रखी हैं। ऐसी ही एक बार वाला जिसका नाम है अदिति मिस्त्री, जो कि बाहर जो हरकतें करती है वही हरकतें कल उसने कल रात के एपिसोड में करी। वही सारी हरकतें यानी कि अर्धनग्न अवस्था में वो आती हैं और घर का माहौल है हाय गर्मी धधक 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 धधक। अच्छा, इस गर्मी वाले माहौल में सबसे ज्यादा गर्मी के नजदीक कौन था? तेजिंदर पाल बग्गा। जहां एक तरफ रजत दलाल ने, भले ही रजत दलाल को हम कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन उसने एक चीज तो सही बोली कि भाई यह माहौल काफी गंदगी वाला हो रहा है, तो यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है। एनीवे, ये जो बार वाला है अदिति मिस्त्री, ये अपने साथ पूल में बग्गा नहीं अविनाश को चाहती थी, वो भी अर्धनग्न अवस्था में। तो उसकी शर्ट वगैरह उतार रहे थे, बटन खोल रहे थे। अब जिस तरह से ये सारी फीमेल कंटेस्टेंट अविनाश मिश्रा का चीर हरण कर रही थी, जस्ट इमेजिन कीजिए यहाँ पर अगर रोल रिवर्स हो जाए, तो यहाँ पर अगर ये अविनाश, करण, विवेन ये सारे मिलकर के यही कुछ हरकतें किसी लड़की के साथ करते, तो भाई एक सेकंड की देर नहीं लगती, लोग उन्हें मॉलेस्टर बोल देते, बलात्कारी बोल देते, रेपिस्ट बोल देते, पता नहीं क्या क्या बोल देते। लेकिन आप देखें कि एक लड़की जो है वो कैसे किसी लड़के का नेशनल टीवी पर चीर हरण कर सकती है, बट अगर लड़का किसी को देख भी ले, इसी सीजन में तो आपने देखा है कैसे उसने एलिस द कौशिक ने वो वुमन कार्ड खेल लिया था, मैं लड़की हूं मुझे आपने टच कैसे करा, ये वो। इनफैक्ट करणवीर मेहरा ने जब वो एवी लिशा का हाथ देखा था, कुछ ए लेटर के ऊपर कुछ बोल दिया था, तो कैरेक्टर असैसिनेशन की बातें कर दी थी। और इनफैक्ट एक दिन पहले के एपिसोड में, हालांकि वो पॉइंट मैं अपने रिव्यू में हाईलाइट करना भूल गया, बट मैंने इंस्टाग्राम पर रील डाली है कि कैसे करण ने कुछ बोला तो इविल ईशा ने कुछ का कुछ बना करके कैसे दिखा दिया। और रजत डोलू जो कि आजकल इनका ज्यादा ही गुलमटा बना फिर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि चीप हरकत करने आए तो सही। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो लड़कियां जो छोटी छोटी बात का मुद्दा बना देती हैं, कैसे वही लड़कियां नेशनल टीवी पर एक लड़के का चीर हरण कर रही थी। और यहां पर आता है लाडला विपिन डिसना, उसे भले ही कितना गलत बोल दो, कितना क्रिटिसाइज कर दो, लेकिन इस मोमेंट पर विपिन डिसना बहुत जबरदस्त तरीके से सही गया। और उसने अदिति मिस्त्री को औकात भी दिखा दी कि भाई मेरे को गुदगुदी वगैरह मत कर, मेरे को टच मत कर, मेरे सामान को टच मत कर। और ये कतई घटिया हरकत थी। और सबसे जो सीनियर है शिल्पा शिरोडकर, वो भी मजे ले रही थी। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि जस्ट आप रोल रिवर्स कर दीजिए इस सिचुएशन में, तो वो लड़कियां जो मजे ले रही थी, हंसी ठिठोली कर रही थी, वही लड़कियां सबसे पहले आकर के घटिया है, ठरकी है, चीप है, ये है वो है। तो ये चीज भी आपको देखनी चाहिए। और विपिन डिसना को भले ही मैं कितना क्रिटिसाइज कर दूं, लेकिन इस सिचुएशन में सबसे सही तो वही गया था। हालांकि ये अविनाश मिश्रा का जब चीर हरण हो रहा था, उसके पहले जब ये अदिति मिस्त्री आती है अपने वो अर्धनग्न अवस्था में, तो सब वहीं रहते हैं, रजत चला जाता है, अविनाश भी अंदर चला जाता है। अविनाश ने अपनी गोद में कंबल क्यों रख लिया था? खैर समझदार प्राणी तो समझ ही सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही कुछ चीज जो है वो पिछले सीजन में हुई थी। तब वो कौन थी यार, खानजादी करके कुछ थी ना, तो उसको देख करके पिछले सीजन के चोमू कुमार के अरमान उठ गए थे। अब गजब कनेक्शन है यार, पिछले सीजन में भी चोमू कुमार के अरमान मतलब उठ गए थे, इस बार इस सीजन के चोमू मिश्रा के अरमान उठ गए। भाई गजब सीन चल रहा है। वैसे ये जो सिमिलैरिटी है पिछले सीजन और इस सीजन में, इसी कड़ी को आगे बढ़ाएं तो पिछले सीजन में थी बारबी हांडा, उसके बारे में मुझे कमेंट आया कल, तो मैंने सोचा हाँ भाई बात तो सही है, क्योंकि पिछले सीजन में जो बारबी हांडा थी वो भी मतलब 2 कश्तियों की सवारी
पलटवारी कर रही थी, कभी राइडर तो कभी वो मुन्नी बदनाम। उसी तरह से इस सीजन में देखें शिल्पा शिरोडकर कभी केवी कभी वीवी, और जैसा कि हमने प्रोमो देखा है एक बार फिर से केवी की पीठ में खंजर भोंक रही है कौन, शिल्पा गामी देवी और मॉडर्न डे वर्जन ऑफ कटप्पा। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है मित्रों कि ये शिल्पा शिरोडकर जिन लोगों की गुड बुक्स में जाना चाहती हैं, जिन लोगों के लिए ये बहुत फेयर अप्रोच लेकर के चलना चाहती हैं, वो लोग तो खुद ही टोटल अनफेयर है। जब से वो ये विविन डेसाना बना था टाइम गॉड, तब से वो अपने लोगों के लिए टोटल बायस्ड था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम गॉड कौन बनेगा, ये जो टास्क है, इसमें शिल्पा शिरोडकर को जानबूझ करके बिग बॉस ने संचालक बनाया। इस चीज को अगर हम थानोस की लैंग्वेज में या थानोस के अंदाज में समझें तो जैसे थानोस यूनिवर्स का बैलेंस बनाने के लिए आधे से ज्यादा ये जो पॉपुलेशन है उसे उड़ाना चाहता, उसी तरह से बिग बॉस ने एक दिन पहले अविनाश मिश्रा को संचालक बनाया था। उसी तरह से बिग बॉस को भी रियलाइज हो गया कि बाहर जनता जो है कतई गालियां दे रही है, क्योंकि बिग बॉस ने ये जो टाइम गॉड वाली टास्क थी वो एक तरफा डिजाइन करी थी, अविनाश को संचालक बना दिया था, सारे पावर भी दे दिए थे। तो बिग बॉस के यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखने के लिए ये जो बिग बॉस है ये शिल्पा गामी देवी को संचालक बना देता है, ताकि बैलेंस जो है हिसाब किताब का वो बरकरार रहे। लेकिन शिल्पा गामी देवी तो अलग ही हम महान हैं, ये हैं वो हैं। आप ऑलरेडी एक बार विवेन ग्रुप को फेवर कर चुकी हो, यहाँ पर आपके पास मतलब अपनी गलती को सुधार करने का मौका था, लेकिन नहीं, जैसे कि हम प्रोमो देख रहे हैं वो ईशा सिंह को टाइम गॉड बना रही हैं। खैर ये सारी बातें तो आज रात के एपिसोड में होगी। फिलहाल ये जो एपिसोड शुरू होता है तकरीबन 20 से 30 मिनट अंजुलिका मंजुलिका अंजुलिका मंजुलिका, और ये जो अंजुलिका मंजुलिका जो चल रहा था सीन, ये किस बात के ऊपर चल रहा था भाई? करण ने कुछ 3 चम्मच दाल एक्स्ट्रा ले ली थी उसके ऊपर, कुछ भी। अब यहाँ पर एक चीज जो मैंने महसूस करी है, क्या आपने भी वही महसूस करी है? एपिसोड के स्टार्ट में ये अंजुलिका मंजुलिका बन जाती हैं चुम और श्रुतिका, बट यही अंजुलिका मंजुलिका एपिसोड जब एंड होता है तो वापस से अवनी मोड में आ जाती हैं। इनके किस मोड को हम रियल माने? और ऑलरेडी मैंने तो कल कहा ही है कि चूंकि ये नॉमिनेशन में आ गए हैं तो इनके गुर्दे छिल रहे हैं, और ये बात तो सर्वविदित है भाई साहब। बिग बॉस के इतने सीजन आपने सबने देखे हैं, कोई बंदा बंदी नॉमिनेशन में आता है तो वो जानबूझ करके कलिश करता है, और सारा अरफीन खान ने देख लिया कि भाई सारा टेंशन चुम को श्रुतिका को मिल रहा है। हालांकि श्रुतिका पहले देख लेती है कि चुम रो रही है गला फाड़ फाड़ के, जब चुम अपने हम वाले अंदाज में, हम क्या अपने आपको बीच में से फाड़ ले, हम तुम्हारे पास नहीं आता, हमारे लिए हम अगर उसके पास जाकर के बैठता है तो भी तुमको दिक्कत होता है, हम क्या कर ले अपने आप को। उसके बाद चुम का बाथरूम में जाना, फिर जोर जोर से रोना, फिर ईडन गार्डन की रोज का ये सुनना, फिर बाहर आकर के बोलना, फिर श्रुतिका अंदर जाना। जबकि चुम अंदर जाकर के क्यों रो रही थी? बिकॉज वो श्रुतिका से मतलब फेडअप हो चुकी थी, उससे दूर रहना चाहती थी। लेकिन श्रुतिका फिर जाती है, फिर श्रुतिका को रियलाइज हो जाता भाई सारा फुटेज और अटेंशन तो चुम को मिल रहा, तो क्या करे? वो भी बग्गू बग्गू बग्गू। और जिस तरह से ये रुक रुक करके रो रही थी ना, ये क्या नाम है इसका, श्रुतिका, पता नहीं क्यों जिस तरह से श्रुतिका रो रही थी, वहां पर मुझे वो जो एक गाना है ना विजय पथ फिल्म का, रुक 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 अरे बाबा रुक, हो माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, इस तरीके से रो रही थी। और उसके बाद बग्गू 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 बग्गू। अरे बग्गू से इसका इतना याराना कब हो गया मित्रों? प्लीज मेरे को बताइएगा कमेंट करके, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? इतना मेल मिलाप कैसे? मतलब वो फपक फपक के रो रही है, बग्गू 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 बग्गू, रुक 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 अरे बाबा रुक, बग्गू बग्गू बग्गू, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, बग्गू 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 बग्गू, मेरे को घर जाना घर जाना घर जाना। एपिसोड के स्टार्ट में घर जाना है, एपिसोड के एंड में यू नो बग्गू आज चुम मेरे से मिली, मेरे से बात की, अभी मेरे पेज पे स्माइल आ गई। देखा बग्गू, ये था मेरा कंटेंट देने का नाकाम सा निंजा टेक्निक। टिंग टिंग टिडिंग। अब दिल को बहलाने के लिए और ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए भले ही श्रुतिका कुछ भी बोल दे कि चुम मेरे से मिलने आई तो मेरे चेहरे पर स्माइल लौट आई, ये स्माइल चुम के आने की वजह से नहीं आई है, ये स्माइल इसलिए आई है क्योंकि तुमने भर भर के कंटेंट दे दिया है, और इस वीक बिग बॉस तुम्हें ना निकाले इसका तुमने एक ऑडिशन दिया है। और चुम ने भी जबरदस्त मतलब चीखना चिल्लाना बाथरूम एरिया में, फिर बाहर आकर के, भाई ये कतई नौटंकी थी। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे को हार्टलेस बोले, इनसेंसिटिव बोले, बट इस तरह की चीजें हम हर सीजन में देखते आए हैं, और मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि 20, 25 या 30, 40 दिनों की दोस्ती में कोई किसी के लिए इतना मतलब बेकरार और बेसब्र हो जाता है। और एक ऐसा शो जिसमें कुछ भी असली नहीं है, बिग बॉस भले ही पीपीटी बजाए रिश्ते रिश्ते रिश्ते, जबकि खुद बिग बॉस भी जानता है कि कोई रिश्ते वगैरह कुछ नहीं होते हैं। लेट द लास्ट वीक कम, आप खुद देख लीजिएगा, ये लोग जो रिश्ते की पीपीटी बना करके चल रहे हैं, ये एक दूसरे को कैसे मतलब नीचे दबाते हैं, खुद ऊपर उठते हैं। तो बिग बॉस आपने भी देखा इतने सालों से, इतना सब देखकर भी अगर आप उस ट्रैप में फंस रहे हैं बिग बॉस के, तो आप एक इमोशनल फूल है भाई साहब, सीधी बात है। रही बात मेरे हार्टलेस या इनसेंसिटिव होने की,
तो भैया मैं तो ऐसा ही हूँ, जिसको जो समझना है वो समझ सकता है। एनीवे ये जो श्रुतिका और चुमकी ये जो चलती रहती है मंजुलिका अंजुलिका की एक्टिंग, इसी दौरान आप देखते हैं कि आग में घी तेल डालने के लिए कभी चाहत पांडे, आप मतलब देखिए छोटी छोटी बात के ऊपर भगवान किसी को तुम्हारे जैसा दोस्त ना दे। करण करण क्या कर लेगा, और करण ने क्या कर लिया जा करके, क्योंकि करण गया तो था वहां पर मतलब दोनों के बीच में कुछ बातचीत सुलह करवाने, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो कैसे दो लोगों की लड़ाई में तीसरा मजे लेता है। आपने देखा कि चाहत और बाद में सारा आरफीन खान, क्या मतलब इन्होंने अपनी अपनी रोटियां सेकी हैं, जबकि टेक्निकली होना यह था कि श्रुतिका और चुम आपस में एकांत में बात कर लेते, जैसे कि आपने देखा एपिसोड के एंड में श्रुतिका और चुम एकांत में ही तो बात करते हैं, कोई तीसरा इंसान वहां पर नहीं था। कितने प्यार से ये लोग बातें कर रहे थे, लेकिन कैसे चाहत सारा कुछ अलग तिल्ली लगाते हैं, फिर बात कहां से कहां पहुंच जाती है। और इसी बात के ऊपर फिर आप देखते हैं कि मॉर्निंग में सारा आरफीन खान के गुर्दे छिल जाते हैं, वो करण के बाप पर जाती है, मुंह पर पानी फेंक देती है। और फॉर अ चेंज हम क्या देखते हैं कि करणवीर मेहरा को अपना कट्टर दुश्मन मानने वाले ईशा और अविनाश भी दबी जबान से करण का ही साथ देते हैं। अच्छा, ये जो कलेश वाला जो तांडव था, ये रात में श्रुतिका और चुम से शुरू होता है। बीच में थोड़ी देर के लिए माहौल को अच्छा बनाने के लिए इंडियन आइडल का ऑडिशन भी देता है अविनाश मिश्रा। बट इतना ये सब फसाद रात से शुरू हुआ है, इंडियन आइडल का ऑडिशन भी दिया गया, मॉर्निंग में फिर से ये फसाद होता है। इस सारे सिनेरियो में वेयर वाज विवियन डिसेना, आपको ढूंढने से भी नहीं दिखाई दिया होगा लाडला। भाई लाडला तो समझदार है, घर का लीडर है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, बट इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही थी वहां पर लाडला डिसेना तो ढूंढे नहीं दिखाई दे रहा था। दिखेगा भी कैसे, गया होगा कन्फेशन रूम में, अगले दिन क्या करना है उसके ट्यूशन ले रहा होगा। बात तो सही है। एपिसोड का शुरुआती आधा घंटा लाडला तो गायब था, और लाडला प्रकट कब होता है, अपने ही 12 साल पुराने दोस्त के खिलाफ जहर उगलने के लिए। और ये लाडला और इसके जितने फैंस बड़े लॉजिक की बात करते हैं। क्या जिस तरह से इसने लाडले ने एक तरफा फैसला सुना दिया, जब ये सारा को करण आईना दिखाता है कि सारा जी मैं अच्छे से जानता हूँ आप ये क्यों कर रही, बिकॉज आप नॉमिनेटेड हो, तो सारा अपने मुंह से बहुत सारे अल्फाज निकालती जो कि बिग बॉस ने म्यूट कर दिए। इसी दौरान वो करण के बाप पर भी जाती है, मुंह पर पानी फेंक देती है। और वो अविनाश और ईशा जो कि करण के दुश्मन हैं, बट वो फॉर अ चेंज यहाँ पर करण का एक स्टैंड लेते हैं। बट अंदर करण का जो 12 साल पुराना दोस्त है डिसेना, वो क्या बोलता है, वो आपसे क्या बोल रहा है कि आप नॉमिनेटेड हो इसलिए कर रही हो, क्या वो नॉमिनेटेड नहीं है। तो यहीं पर पता चल जाता है कि ये विविन डिसेना कितना लॉजिकल इंसान है, कितना लॉजिकल इंसान वो नहीं है। एक साइड की स्टोरी सुनी उसने, अरे क्या वो वैसा नहीं क्या, लेकिन यही डिसेना बाहर जाकर के लोगों की हाँ में मिलाता है। जब वो अविनाश और ईशा बोलते हैं तो ये लाडला क्या बोलता है, हाँ वो तो गलत है, वो तो गलत है, वो तो गलत है। तो जब वो गलत है तो फिर आपने अंदर किचन एरिया में उसको ब्लाइंड सपोर्ट क्यों कर दिया। यहीं पर पता चलता है कि ये जो विविन डिसेना नैरेटिव बनाता है ना, लॉजिकल लॉजिक की बातें, कल के एपिसोड में भी जब ये रजत दलाल इसको आई थिंक 2 मिनट के अंदर ही नीचे उतार देता अपनी पीठ से, तब ये कुछ लॉजिक की बातें करता है कि जब स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है ना भाई, तो फिर आदमी भी खत्म हो जाता है, लॉजिक होता है, कुछ लॉजिक को समझा करो। इतनी ज्यादा ये विविन डिसेना लॉजिक की पीपड़ी बजाता है, लेकिन जितनी ज्यादा ये विविन डिसेना लॉजिक की पीपड़ी बजाता है, उसके सारे लॉजिक ना उसी पर बैकफायर करते हैं। और कल रात के एपिसोड में तो जबरदस्त एग्जांपल देखने को मिला। पूरा जब ये फसाद हो रहा था, आप वहां पर मौका वारदात पर मौजूद नहीं थे। सारा आरफीन खान जो है वो अभी आपके ग्रुप की गुड बुक्स में है, तो आपने उसकी बात सुन ली, क्या वो नॉमिनेटेड नहीं है। आपने पूरा समीकरण या पूरी सिचुएशन देखी थी क्या, करण ने कौन सा इसके ऊपर पानी फेंका, करण कौन सा इससे बात करने गया, करण तो अपना चुपचाप सो रहा था। पहले चाहत आती है, फिर सारा आरफीन खान आती है, इन लोगों ने उड़ते तीर लिए हैं। लेकिन नहीं, लाडला जो है दुनिया को दिखाता कि बड़ा समझदार और लॉजिकल है, जबकि समझ और लॉजिक जो है इसे छू कर भी नहीं गुजरे हैं। इसको किसको, ये गुटखा सेना के टट्टी किंग को। लेकिन जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला कि इसको भले ही मैं कितना क्रिटिसाइज कर दूं, लेकिन जिस तरह से अविनाश का चीर हरण हो रहा था, अदिति मिस्त्री नग्न अवस्था में घूम रही थी, वहां पर एक फर्म स्टैंड लेने वाला कोई था तो वो सिर्फ विविन डिसेना ही था। तो गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू वाली पॉलिसी को हम अच्छे तरीके से फॉलो करना भी जानते हैं। अगर क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो जहां पर अप्रिशिएट करने वाला काम किया तो वहां उसे अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। एनीवेज अब आ जाते हैं ये टाइम गॉड वाली जो टास्क शुरू हुई है, जहां पर बिग बॉस बोल देता है कि भाई कौन किसका वजन उठा सकता है। तो हम देखते हैं कि वो करणवीर मेहरा जिसे ये लोग बुड्ढा बोलते हैं, वो करणवीर मेहरा जिसके पैरों में रॉड पड़ी हुई है, भाई साहब वो ईडन गार्डन की रोज को अपनी पीठ पर उठाए उठाए घूम रहा है। और उसके कंपैरिजन में कौन है, उसके कंपैरिजन में है 14 गोल्ड मेडल जीतने वाला इंडिया का नंबर 1 पावर लिफ्टर रजत दलाल।
लेकिन देश का नामी नंबर 1 पावर लिफ्टर जो है वो 2 मिनट के अंदर ही लाडला डिसेना को उठा करके कुर्सी पर ही पटक देता है, कुर्सी का पिछला हिस्सा टूट भी जाता है। हालांकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि रजत दलाल यहाँ पर जानबूझ करके अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इससे इसकी जो बाहर की जो रेपुटेशन है पावर लिफ्टर और ये जिम ट्रेनर वगैरह सब कुछ है, लोगों को टेक्निक का ज्ञान देता है, लेकिन जिस तरह से इसने डिसेना को कुर्सी पर मतलब पटका, ऐसा लग रहा था कि किसी मजदूर ने मतलब बोरी रखी है पीठ पर और एकदम फेंक दी हो, इस चक्कर में वो कुर्सी भी टूटती है। अब जब जिस प्रेशर से ये कुर्सी पर इसने पटका है तो इससे इंजर्ड होने की संभावना भी थी। और हाँ, एक चीज़ और कि कल के एपिसोड में रजत दलाल को पकड़-पकड़ के धोया है इसने ईडन गार्डन की रोज़ ने, जैसे बग्गा को करणवीर मेहरा ने धोया। ईडन गार्डन की रोज़ को ये प्रॉमिस किया था इसने रजत दलाल ने कि ये इसके लिए खेलेगा, लेकिन कल इसने बोला कि मैं तो ईशा के लिए खेल रहा था। तो ये रजत दलाल जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी दहाड़े मारता है कि मैं जाट हूँ, छत्तीस बिरादरी। भाई जाट कम्युनिटी जो है वो लॉयल्टी नाम का जो शब्द है ना उसको ज़बरदस्त तरीके से निभाती है। तुम्हारी तो ज़बान की कोई कीमत ही नहीं है, तुम तो मतलब थूकते हो, चाटते हो, बाहर भी तुमने यही सब चीज़ें करी है और अंदर भी तुम यही कर रहे हो। ठीक है, तुमको गेम खेलना है समीकरण, लेकिन भाई तुम जाट कम्युनिटी से हो ना, तो मतलब अपने शब्दों पर तो डटो कम से कम। लेकिन नहीं, ना तो तुम्हारे शब्दों पर तुम डट रहे हो, ना ही तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है पावर लिफ्टर, तुमने कल वहाँ पर भी मतलब खुद को एकदम लूज़र साबित कर दिया है। अब देखिए रजत दलाल जहाँ तक सही गया था हमने उसे एप्रिशिएट करा, लेकिन जिस तरह से वो बार-बार यू टर्न ले रहा है, थूक करके चाट रहा है, तो बाहर की दुनिया में भी ना रजत दलाल की यही फितरत है, यही उसकी पर्सनैलिटी है। वो बाहर जब फेमस हुआ था, उसके ऊपर जो मैंने वीडियो डाला था, हवाबाज हगोड़े वाला, वो ऐसे ही नहीं डाला था। वो इंस्टाग्राम पर लाइव आएगा, कभी राजवीर सिसोदिया को, तो कभी किसी और को भर-भर के गालियाँ देगा। फिर जब झज्जर पुलिस की एंट्री हो जाती है और भाई ये जो ऑनलाइन जो डॉन बने फिर रहे थे राजवीर सिसोदिया या रजत दलाल, इन लोगों को काउंटर करने के लिए झज्जर पुलिस का भी बॉडी बिल्डर एक ज़बरदस्त ऑफिसर आता है मैदान में। तो ये जितने भी ऑनलाइन मॉन्स्टर या डॉन बने घूम रहे थे ना, ये सब थूक करके चाट गए। और खास तौर पर रजत दलाल, जिस राजवीर सिसोदिया को वो भर-भर के माँ-बहन की गाली देता था, उसी को बुलाता घर पर, कोका कोला ऑफर करता, पीते हैं। मेरे मुँह से निकल गई थी, आपकी माताजी को गाली दी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बहन को अपशब्द बोले, माफ़ी चाहता हूँ, शब्द वापस लेता हूँ। और रजत दलाल की यही हरकतें आप बिग बॉस के अंदर भी देखते हैं। जिन लोगों से लड़ा, जिन लोगों को उसने धमकियाँ दी कि मैं फाड़ दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तू झेल नहीं पाएगा डिसेना, तू झेल नहीं पाएगा। मतलब बाहर जिसको गाली देता था, उससे पैचअप, घर के अंदर जिसको गाली दे रहा है उससे पैचअप, यानी कि थूकना चाटना। इन्हीं हरकतों की वजह से मैं इसको रजत दलाल को हवाबाज हगोड़ा बोलता था, रजत दल्ला बोलता था। हालांकि जो दल्लापंथी है इसको मुंबई वाले अंदाज में कहें तो भड़वापंथी कहा जाता है। तो रजत दलाल अभी नहीं लेकिन आने वाले टाइम में जरूर रिग्रेट करेगा कि उसने गलती कर दी। वो बीप 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 था जो वो बिग बॉस के घर के अंदर आया। एनीवेज, ये जब टास्क शुरू होती है, बिग बॉस अनाउंस करते हैं, शिल्पा शिरोडकर संचालक बन जाती हैं और तमाम रूल बना देता है बिग बॉस की आप दीवार का सहारा नहीं ले सकते, वॉशरूम वगैरह में नहीं जा सकते। और ये टास्क शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है विपिन के लिए और रजत के लिए, क्योंकि रजत भाई भारत का नंबर 1 लिफ्टर शुरू होते से ही वहां पर एकदम फुस हो जाता है। गजब बेइज्जती है। और यही नहीं मित्रों, यहाँ पर ये जो कंटेस्टेंट जितने भी दावेदार हैं, इन सब के कानों में एक ठट्टा लगाया हुआ है, इन ईयर बोला है जिसे बिग बॉस ने। और बाहर से जितने दूसरे लोग हैं वो माइक पर आकर के कुछ ना कुछ अफलातूनी खरी खोटी सुनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, खरी खोटी सुनानी है उन लोगों को, इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन खरी खोटी किसने सुनाई? इसने ईडन गार्डन की रोज ने इसको रजत को और करणवीर मेहरा ने बग्गा को। अब यहाँ पर एक चीज फिर से आपने देखी कि कैसे बिग बॉस 15 के अंदर भी कान के अंदर वो ठट्टा दिया गया था कंटेस्टेंट को, उसी तरह से यहाँ पर भी इन ईयर दिया गया है, जो कि बाहर से दूर से ऐसे दिखता नहीं है। तो हम क्यों नहीं माने कि भाई पहले से डे 1 से सबको एक एक इन ईयर दिया जाता होगा, उसके अकॉर्डिंग ये लोग लड़ते हैं भिड़ते हैं, क्रिएटिव देखते होंगे, फिर अंदर से बोलते हैं सुनो सुनो सारा, ये चिंगारी लग चुकी है, लोहा गर्म है, मार दो थोड़ा, जाकर के तुम भी अपनी रोटियां सेक लो, सुनो चाहत, अब जाओ करण को उठाओ जाकर के। तो हम क्यों ना माने कि सारी चीजें अंदर से ये लोग इन ईयर दे करके कंट्रोल करवाते हैं। और ये चीजें कैसे कंट्रोल होती हैं ये आपने बिग बॉस 15 में भी देखा और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। एक इन ईयर दे दिया है, सामने किसी को माइक दे दिया है, कितने आराम से मतलब स्क्रिप्ट इंप्लीमेंट हो जाती है, ये तो आपको देखने को मिल ही चुका है मित्रों। और मैदान में कौन डटा है? मैदान में डटा है अविनाश मिश्रा, फिटनेस फ्रीक, और उसकी पीठ पर कौन लदी है? बेताल रूपी कौन? सूखी बॉम्बिल। अब आप देखिए, ईडन गार्डन की रोज नाम का बेताल और ये सूखी बॉम्बिल एविल ईशा नाम का बेताल, इन दोनों में आप देखें तो आपको ईडन गार्डन की रोज ज्यादा भारी लगेगी। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि वो करणवीर मेहरा, जिसे कि ये लोग बुड्ढा बोलते हैं, वो अपनी पीठ के ऊपर
ऊपर पिछले 2-3 घंटे से, आई थिंक शिल्पा शेट्टी शायद 4 घंटा बोलती, मतलब 4 घंटे से वो बंदा अपनी पीठ पर 55 किलो के आसपास की ये ईडन गार्डन और 10-15 किलो का एक्स्ट्रा प्लास्टिक और सिलिकॉन जोड़ लें तो तकरीबन 60-70 किलो का वजन ढो रहा है अपने 2 पैरों के ऊपर, उनमें एक पैर के अंदर तो रॉड पड़ी है। वहीं सामने है अविनाश मिश्रा, जिसकी पीठ के ऊपर मतलब ईडन से तो कम ही वजन होगा इसका, एलिस ईविल सिंह का। तो ये आप देख लीजिए, कहने को ये लोग बुड्ढा बोलते हैं, चीप बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, बट बराबर वो टक्कर दे रहा है। और सिर्फ यही नहीं, ये जो वजन ढो रहा है ये करणवीर मेहरा, वजन को ढोते ढोते बग्गा को जो धोया है इसने, आ हा हा। और जो कुछ बातें मैंने अपने रिव्यू में हाईलाइट करी थी कि करण ऐसा बोल सकता था, करण वैसा बोल सकता था, और कल रात को मुझे जबरदस्त सेटिस्फेक्शन का अनुभव हुआ, जबरदस्त खुशी हुई जब करणवीर मेहरा ने वो सारी बातें बोल डाली बग्गा को, जो कि कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, मैंने अपने वीडियो में हाईलाइट भी करी थी। जैसे कि करण ने अपनी बातचीत की शुरुआत करी कि बग्गा जी चलो फैक्ट पर बात करते हैं, आप हमेशा बोलते हो कि चाय बनाने वाला जो है वो देश को चला रहा है, तो बड़ी बात क्या है कि वो चाय बनाते थे या देश को चला रहे हैं? बड़ी बात है देश को चलाना। दूसरी बात, आप बोलते हो पार्टी के बड़े लीडर हो, पीएमओ में हमारी भी थोड़ी जान पहचान है। मोदी जी सिर्फ 2 घंटा सोते हैं और 22 घंटा वो काम करते हैं, आप 22 घंटे सोते हो, सिर्फ 2 घंटे जगते हो, और आपको तो एक एक काम बताना पड़ता है, तो आप कहाँ के लीडर हो? आप अगर लीडर हो तो घर के अंदर आपकी लीडरशिप कहाँ घास चरने चली गई? अरे भैया, बग्गा की बोलती बंद। और इन सारी बातों के ऊपर एक बड़ी बात की ये सारी बातें वो ईडन गार्डन की रोज भी सुन रही थी करण की पीठ पर बैठे बैठे, जिसने कि मुद्दा बना था कि बग्गा को बिलो द बेल्ट आपने मतलब आक्रमण करा है, अटैक करा है, बग्गा के परखच्चे उड़ा करके रख दिए। मुझे लग रहा है कि बग्गा जो है वो किसी दिन कन्फेशन रूम में जाएगा और बोलेगा, बिग बॉस मैंने ये शो इसके लिए ज्वाइन नहीं किया था, बिग बॉस ठीक है आप अदिति मिस्त्री को ले आए हो, मुझे नया सुख मिल रहा है बिग बॉस, लेकिन जिस तरह से ये करणवीर मेहरा ने मेरी परखच्चे उड़ाए बिग बॉस, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ बिग बॉस। मेरा पॉलिटिकल करियर तब खत्म नहीं होता, लेकिन अब करणवीर मेहरा मेक श्योर कर रहा है कि मेरा पॉलिटिकल करियर जो बचा कुछ हरिनगर सीट से वो भी रफा दफा हो जाए बिग बॉस में, इसके लिए तो नहीं आता बिग बॉस। बिग बॉस प्लीज ओपन द डोर बिग बॉस, आई वांट टू गो होम। कहने का मतलब है कि जिस ब्रूटल अंदाज में कंबल कुटाई करी है कल इसने करणवीर मेहरा ने बग्गा की, ये जबरदस्त था, मतलब सुकून देने वाला वो सेगमेंट था जब बग्गा की कंबल कुटाई हो रही थी और रजत दलाल, ईशा और ये अविनाश मिलकर के प्लान करते कि भाई कुछ भी करो बग्गा को बाहर ले आओ, क्योंकि बग्गा और ये सब एक ही थाली के चंगू मंगू तो हैं, चट्टे बट्टे तो हैं ही सब। और बग्गा ने जो नैरेटिव बनाने की शुरुआत करी थी, मतलब आप देख लीजिए एक तीर से कई शिकार कर डाले करणवीर मेहरा ने। बग्गा का जो फर्स्ट नैरेटिव था उसकी बैंड बजा दी ईशा, अविनाश और रजत, जो बड़ा एक टुनटुना लेकर के चल रहे थे कि बिलो द बेल्ट बिलो द बेल्ट। कल तो भैया फैक्ट बेस्ड बातें करी हैं, और ये बग्गा जो कि बड़ा पॉलिटिकल ज्ञानी बना फिरता है, और ये सारी बातें तो आपने पहले भी मेरे मुंह से सुनी होंगी। वो तहसीन पूना वाला आया था तब भी मैंने ये बात कही थी, और बग्गा आया तब भी मैंने ये बात बोली थी कि बाहर की दुनिया में बड़े ये पॉलिटिकल विद्वान बने फिरते हैं, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिज्ञ हैं ये लोग। तो भाई क्या राजनीति करोगे आप लोग? आप तो घर के अंदर कंफर्ट जोन में आ जाते हो, और ये बग्गा जो बाहर लीडर बना फिरता है, दहाड़ता है सोशल मीडिया पर। बट बग्गा की जो बवासीर वाली जो आवाज़ है उसे देख करके लगता है कि भाई इसको इसकी पार्टी बीजेपी क्यों तवज्जो नहीं दे रही है, क्यों ये हरिनगर में हार गया और क्यों इसको बिग बॉस में आना पड़ा। इतना अच्छा अगर ये प्रचंड पॉलिटिशियन होता तो क्या ये बिग बॉस के अंदर होता? आप अगर थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स को फॉलो करते तो आप देख सकते हैं शहजाद पूनावाला या सुधांशु त्रिवेदी किस तरीके से मतलब बात रखते हैं, उनकी आवाज़ में वजन होता है। बट मुझे लग रहा है कि बीजेपी वाले भी समझ गए होंगे कि जब बग्गा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता होगा, तो देखो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो चाय बेच के बहुत ऊपर तक आए हैं, तो आप सभी कर्मठ बनिए, अपनी योग्यता आप खुद निर्धारित कीजिए, इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप भी बहुत ऊपर पहुंच सकते हैं। अब आप देखिए नाम है बग्गा लेकिन आवाज है भीगी बिल्ली जैसी, तो बीजेपी वाले भी समझ गए कि भाई बग्गा को मतलब हटाओ यार, ये किसी काम का नहीं है। और बग्गा को लगा होगा कि भाई पॉलिटिक्स में कुछ करियर नहीं बन सकता तो बिग बॉस में आ जाओ। बिग बॉस में आने के बाद भाई हो सकता है लाफ्टर शेप में चला जाए वो, या झलक दिखला जाए में चला जाए, बिकॉज अब वो कलर्स फेस बन चुका है। और कलर्स वाले मेक श्योर करते हैं कि उनके चैनल पर एक बार कोई आ जाए तो कहीं ना कहीं उसको काम देते ही रहते हैं। किसी को खतरों का खिलाड़ी, किसी को झलक दिखला जा, किसी को वो लाफ्टर शेफ, तो किसी को कहीं घुसेड़ देंगे। बात तो सही है। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि जिस तरह से एपिसोड की शुरुआत में अंजुलिका मंजुलिका वाला एक ऑडिशन देने की कोशिश करती हैं ये लोग, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर के चाहत और सारा खान अपना अलग ही वहाँ पर एक गेम प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में अविनाश मिश्रा ज़बरदस्त तरीके से तू जाने ना, बड़ा अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा गाना गाया उसने। और जिस तरह से उसका चीर हरण हो रहा था और विवेन डिसेना आता है और एक स्टैंड लेता है, भाई ये तो बहुत बढ़िया बात थी। इन सारी बातों के बारे में जो भी हैं आपकी टिप्पणियां, आपके ओपिनियंस कमेंट करके भेजिएगा मेरे पास। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मित्रों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में मित्रों, थैंक यू सो मच।